देखिए कल जो हम जो कल हम लेसन पढ़ रहे थे उसके 2 स्टांजे हमारे पूरे हो गए थे, फादर टू सन। वी वर टॉकिंग अबाउट द जनरेशन गैप बिटवीन फादर एंड द सन। देयर इज 2 एज, one of the child and second is the father, a long distance between them। उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। वो जो गैप होता है वो बाद में जाके विचारों के गैप में बदल जाता है। देखिए सालों के अंतर से फर्क, सबसे बड़ा मानसिक फर्क पड़ता है। देखिए वक्त के साथ साथ शरीर तो बढ़ता ही रहता है पर अपने अपने विचार बदलते रहते हैं, और जब विचार बदलने शुरू हो जाते हैं तो जिस गैप की बात, जनरेशन गैप की बात इसमें कह रहा है, और इसमें पिता अपनी तरफ से एक सार्थक प्रयास करना चाहता है कि इस जनरेशन गैप को क्या कर सके, कम कर सके। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बुक कहाँ गई? हाँ, साइलेंस सराउंड्स अस। क्या यहां पर कवि कह रहा है, ये वैसा लिखा हुआ है, किसी जरूरत का है, पेंसिल दे दो। हाँ, साइलेंस सराउंड अस। साइलेंस का मतलब चुप्पी, खामोशी। साइलेंस सराउंड अस, सराउंड अस का मतलब चारों तरफ। हम दोनों के बीच में चारों तरफ खामोशी है। देखिए खामोशी एक ऐसी दीवार है जो 4 दीवारी से ज्यादा मजबूत होती है। वो अलग बात है कि दिखती नहीं है। 2 लोगों के बीच में जरूरी नहीं कि 2 बोलने वाले लोगों के बीच में खामोशी नहीं हो। अक्सर ये होता है कि 2 बोलने वाले लोगों के बीच में सबसे बड़ी गहरी खामोशी होती है। आप कह रहे हो यार बड़ी विरोधाभासी बात कर रहा हूं मैं। 2 लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं फिर भी उनके बीच में खामोशी होती है, क्योंकि वो बात करना हो सकता है मजबूरी हो। कई बार क्या होता है कि परिवार में एक दूसरे से बात करना बहुत मजबूरी होती है, पर हम बात करना नहीं चाहते हैं, पर वो मजबूरी होती है कि हमें करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो टॉकिंग हो रही है सिर्फ शब्दों के माध्यम से हो रही है। वहां पर जो विचार, जो इमोशन, सेंटिमेंट से उनका अपने कोई एक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कवि कह रहा है, साइलेंस सराउंड अस, हमारे चारों तरफ, मतलब पिता और पुत्र के बीच में क्या कर रहा है, हमारे चारों तरफ एक खामोशी फैली हुई है, एक खामोशी पसरी हुई है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत फिजूल खर्च करने वाला होता है, वो ज्यादा पैसा खर्च करने वाला। अक्सर जो कि पिता और बेटे के बीच में एक टकराव की पीछे वजह क्या होती है, क्योंकि बेटा जब एक उस उम्र को पार करता है जब वो हालांकि पिता के ऊपर डिपेंडेंट होता है, परंतु वो जब खर्च करना चाहता है, क्योंकि देखो जब बच्चा छोटा होता है तो कोई ज्यादा खर्च नहीं होता है, पर जैसे ही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी अपनी आवश्यकताएं होती है, और उस उम्र के उस दौर में वो अपनी आवश्यकताओं को छिपाना चाहता है परंतु वो खर्च भी करना चाहता है। इसलिए क्या हो जाता है, वो एक प्रकार से फिजूल खर्ची का वो शिकार हो जाता है। यहाँ पर पिता कह रहा है कि मैं उसके इस दोष को भी ढकने के लिए तैयार हूं, मैं इसके साथ समझौता करने के लिए तैयार हूं। आई वुड हैव बीन प्रोडिगल, मैं उसे फिजूल खर्ची के रूप में भी, मतलब वो फिजूल खर्च करता है उस रूप में भी मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं, उसकी ये बात भी मानने के लिए तैयार हूं। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कि वो किसी भी प्रकार से पिता के घर पे लौट आए। देखिए पिता के घर पे लौटने का मतलब ये नहीं कि वो निकल के कहीं भाग गया हो। देखिए 2 प्रकार की चीजें होती है। एक वनवास वो होता है जब लोग दुनिया को छोड़ के वन में चले जाते हैं। एक वनवास वो होता है जो अपने बीच में होता है, जैसे कि भगवान राम ने 14 साल का वनवास भोगा था, पर यहाँ का हर राम आज वनवास पे। हम अपने आप से भागे हुए लोग हैं। वनवास का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं भागने का मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया से भाग जाए। एक्चुअल में जब हम अपने आप से भागने लगते हैं, जब हम अपने आप से नजरें चुराने लगते हैं, तब भी एक प्रकार से क्या होता है, वो वनवास होता है। तो यहाँ पर जो राइटर कह रहा है, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, पिता चाहता है कि वो अपने पिता के घर पे लौट आए, उस घर पे जिसे वो जानता है, जिसे वो क्या करता है, जिसे वो जानता है। रादर देन सी हिम मेक एंड मोर हिज वर्ड आई वुड, यहां पर जो कवि कह रहा है, देखिए द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता है या जिस घर को वो समझता है, वो क्या करे, लौट के आ जाए। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, बजाय कि वो अपना संसार अलग से बसाए। पिता ये चाहता है कि जो संसार उनका बसा हुआ है, जो घर उसका है, जो घर उसके पिता का है, जो घर उसके परिवार का है, उस घर में वो लौट आए, बजाय कि इसके कि वो अपना एक नया संसार बसाए। देखिए
आप परिंदों को तब तक ही संभाल के रख सकते हो जब तक कि उनके पंखों में जान नहीं होती है। जिस दिन परिंदों के पंख उड़ने लायक हो जाते हैं, आप लाख कोशिश करो, माँ बाप लाख कोशिश करें, उन परिंदों को उड़ना ही होता है, वो उड़ेंगे ही उड़ेंगे अपने एक नई मंजिल की तलाश में। आप इसे रोक नहीं सकते, आपके पहले भी पीढ़ी ने इसे नहीं रोका और तुम भी नहीं रोक सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक मकसद होता है, एक एम होता है, एक टारगेट होता है। वो मैं भी पॉसिबल कि वो सबके साथ रह के उस टारगेट को प्राप्त नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात है कि एवरी पर्सन वांट हिज फ्रीडम। हर व्यक्ति को अपनी आजादी चाहिए, अपनी उड़ान की आजादी चाहिए, उसे खुला आसमान चाहिए। और जब वो सबके साथ रहता है तो कहीं की उसे घुटन सी फील होती है, बंधन फील होता है। परंतु यहाँ पर जो राइटर जी कह रहा है कि रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता है वहां को लौटे, रादर देन सी मेक एंड मोर हिज बर्ड, न कि वह उसे नया संसार बनाते हुए देखे। वो नहीं चाहता है, पिता नहीं चाहता है कि वो एक नया अपना संसार बसाए, वो अपने घर में क्या करे, लौट आए। आई वुड फॉरगिव हिम, फॉरगिव का मतलब माफ, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूं, उसकी की गई तमाम गलतियों के लिए मैं उसे माफी देने के लिए तैयार हूं। आई वुड फॉरगिव हिम टू स्टेपिंग फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूं और एक दुखपूर्ण स्थिति में भी एक नया प्रेम रचने के लिए तैयार हूं। अर्थात कि नए ढंग से यहाँ पर जो पिता हैं वो अपने बेटे के साथ हर उसकी गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। यदि वो फिजूल खर्च करने वाला है तो उसके लिए भी वो समझौता करने के लिए तैयार है। पिता चाहता है कि बेटा घर लौट आए, बजाय कि वो अपना नया संसार बसाए, और उसके लिए वो कह भी रहा है कि इसके लिए वो एक नई सृष्टि, एक नया संसार बनाना चाहता है, भले उसमें उसे बनाने में उसे कितना भी दुख वगैरह भी क्यों नहीं हो, पर वो एक नए प्यार से फिर से अपने घर को सजाना चाहता है। आगे, फादर एंड सन we both must live, क्या कह रहा है? Father and son we both must live on the same globe and the same land। क्या कह रहा है? धरती बहुत बड़ी होती है, पर कई बार इस बड़ी धरती पर भी दो लोग एक साथ में रह नहीं सकते। घर में रहने के लिए 7 बाई 8 फीट की जमीन चाहिए। घर कितने भी बड़े होने से कुछ नहीं होते, पर कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े घरों में लोगों को नहीं देखा है, और कई बार मैंने एक छोटे सी झुग्गी झोपड़ी में एक ही जगह पे कई लोगों को खुश रहते हुए देखा है। अक्सर बड़े महलों के एयर कंडीशन रूम में लोगों को नींद नहीं आती है, और फुटपाथ, सर्द रातों में फुटपाथ के किनारे फटे चितड़ों में मैंने आराम से लोगों को सोते हुए देखा है। मतलब ये कि ये सभी चीजें, मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। कई बार मकान बड़े हो जाते हैं पर लोग बहुत छोटे हो जाते हैं, और उसमें रहने के लिए तलाशना पड़ता है कि या कोई रहता है कि नहीं रहता है। अक्सर बड़े बड़े मकान जो होते हैं बिल्कुल खाली पाए जाते हैं, वहां दम घुटता है। यहाँ पर कभी क्या कह रहा है? फादर एंड सन, एक और दो ही तो है, पिता और बेटा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, दोनों ही कहाँ रहने वाले हैं? किसी धरती पर रहने वाले हैं। सेम ग्लोब का मतलब जो धरती है, जो ग्लोब है, उसे हम दोनों ही इसी पृथ्वी पर रहने वाले हैं, और हमें इसी पृथ्वी पर ही क्या करना है? दोनों को रहना है। यूं नहीं कि दोनों को ही, अब बेटा भाग के जाना चाहे तो कहां जाएगा? कोई मंगल ग्रह पे तो जाएगा नहीं, उसकी एक कैपेसिटी वो रहेगा तो इसी धरती पे रहना, तो हम इसी धरती पर हैं, एंड द सेम लैंड, और इसी जमीन के टुकड़े के ऊपर हम भाग कर जाए तो जाए कहां से? और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनों से कहां तक भागोगे? आप अपनी परछाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। यदि सोचोगे, यदि आप ये सोचो कि मैंने पिता को छोड़ दिया, पिता ये सोचे कि मेरे बेटे को छोड़ दिया, पर दोनों कहाँ एक दूसरे को छोड़ पाते हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने का दावा करें तो क्या आप 100% ही कह सकते हैं? क्या वाकई वो एक दूसरे को कभी याद नहीं करेंगे? क्या फर्क पड़ता है? साथ में नहीं तो क्या हुआ? सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ता है कि एक दूसरे को चाहे गाली दे के याद करो, चाहे किसी भी रूप में याद करो, याद तो जरूर आएंगे, तो इसका मतलब वो छोड़ा हुआ ही नहीं। तो यह जो राइटर कह रहा है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, धरती के इसी टुकड़े पे हमें रहना है, जमीन के इसी टुकड़े पे ही हमें क्या करना है? रहना है, और हम दोनों ही है, फादर एंड सन, हम इस पे रह भी सकते हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, ही स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। वो कहता है कि मैं अपने आप को नहीं समझता हूं। देखिए, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं समझ सकता। यहां अपने आप को समझाई किसने? जैसे व्हाट यू आर, तुम हो क्या? हमें नहीं पता।
हमारी सबसे बड़ी इंसानी लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम भले 100 साल जी ले या 50 साल जिए या 10 साल की उम्र में मर जाए। उम्र का जो फासला मायने नहीं रखता है। सबसे मायने वाली बात यह कि हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते, हम अपने आप को कभी जान ही नहीं पाते। ये एक्चुअल में होता है कि अपने आप को नहीं जानना ही सबसे बड़ी बीमारी है। यदि आपका किसी से झगड़ा होता है या कोई आपसे झगड़ा करता है, इसका मतलब ये कि आप यदि कहीं यदि इन्वेस्टिगेट करोगे तो कमियां तो आप में होगी या उसमें होगी, पर बुनियादी भूल ये होती है कि हम अपनी कमियों को कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो होते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। आप अपने आप को देखो, हम अपने आप को कभी गाली नहीं देते। हम अपने आप को यदि गाली दे दे तो कबीरदास बन जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता है। हम हमारी गलती हमें पता होता है कि हम यहाँ पर हम गलत हैं, फिर भी हम उस गलत को कभी भी क्या स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहाँ है नीचे, थोड़ा सा नीचे। हाँ, he speaks, I cannot understand myself, by anger grown from grief, we each put out on the empty hand, longing for something the give. Longing का मतलब होता है कामना करते हुए। यहाँ पर देखिए, he speak, I cannot understand myself, by anger grown from grief. आखिर गुस्से अपने क्रोध से दुख पैदा क्यों होता है? एक सीधी बात है कि आप यदि क्रोध करोगे तो दुख पैदा होगा। जो दुख होता है वो क्रोध के पीछे पीछे आता है। तो यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि आखिर क्या वजह है कि क्रोध से क्या होता है, दुख पैदा होता है, उसके पीछे क्या वजह है? We each put an on empty hand, longing for something to give। और हम ये कामना करते हुए अपने दोनों खाली हाथों को हम आगे करते हैं। We each put on empty hand, longing for something to forgive। और हम दोनों अपने खाली हाथों से इस बात के लिए प्रयास होते हैं कि हम एक दूसरे को क्या करें, माफ कर दें। अर्थात कि दोनों चाहते हैं, दोनों हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दोनों बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे को माफ भी करना चाहते हैं। परंतु देखिए, इसके बीच में सबसे बड़ी चीज जो बीच में आती है वो होता है इनका ईगो। जब तक आप अपने अहम को, अपने ईगो को जब तक आप एक तरफ नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 4 स्टांजा है, चारों स्टांजा कर लिए। जब भी मौका मिले इसे वापस क्या करना, देखते रहना।